have discussed the complex integration. Today I have discussed complex integration. Complex integration is two types of complex integration. First, integration over C f z dz. There are two types integration. First is line integration. Second is contour इंटीग्रेशन, कंटूर इंटीग्रल, या इसी को बीच में कहते हैं लाइन इंटीग्रल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. Integration, here we have discussed two types of integration. First, integral over C f z dz, where C is the curve, या कुछ लोग इसे कहते हैं along to the path. और एक दूसरा इंटीग्रल ओवर एफ जेड डी जेड, where C is the closed contour, where C is आपका है क्लोज्ड कंटूर. कुछ लोग इसी को कहते हैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन. अगर हम किसी डोमेन के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं या किसी पाथ के अलांग इंटीग्रेशन करते हैं, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन. फर्स्ट, कि हमें किसी पाथ के अलांग इंटीग्रेशन करना है या फिर हमें किसी डोमेन में इंटीग्रेशन करना है कॉम्प्लेक्स में. इन रियल एनालिसिस हम क्या करते थे, इन एफ एक्स डी एक्स फॉर द ए टू बी एफ एक्स फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन एफ एक्स डी एक्स, तो हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे. यहाँ हमारे पास दो, किसी पाथ के अलांग इंटीग्रेशन करना है या किसी डोमेन में फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है. डोमेन में फंक्शन के इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास कुछ थ्योरम्स है, हम उस थ्योरम का यूज करेंगे. अभी सबसे पहले हम पाथ लाइन इंटीग्रेशन यानी कि अलोंग टू द पाथ इंटीग्रेशन अलोंग टू द पाथ. किसी पाथ के अलोंग हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है, जैसे इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, सी द कर्व. अब हमारे पास सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि फंक्शन कब इंटीग्रेबल होगा. भाई इंटीग्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फंक्शन इंटीग्रेबल हो. उसके लिए हमारे पास क्या है कि अगर इफ एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास है, हम सबसे पहले इसको कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द कंटूर इंटीग्रल. क्या कहता है, इफ फंक्शन ऑफ एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस और पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन ए स्मूथ कर्व or a piecewise smooth curve, piecewise smooth curve C, then fz is integrable. यानी कि फंक्शन जो हमारे पास हम कह रहे हैं इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड, ये फंक्शन इंटीग्रेबल तभी होगा या तो जब एफ जेड कॉन्टिन्यूअस हो, या अगर कॉन्टिन्यूसली नहीं, पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ जैसे हमारे पास पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बीच क्यों कॉन्टिन्यूअस, कुछ टुकड़े में कॉन्टिन्यूअस हो. पीस वाइज का मतलब टुकड़ों में. अगर पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस भी है या कॉन्टिन्यूअस हो, एवरी पॉइंट ऑफ द स्मूथ कर्व, जो कर्व हमारे पास होना चाहिए या तो स्मूथ कर्व हो या पीस वाइज स्मूथ कर्व हो, देन फंक्शन एफ जेड इज इंटीग्रेबल.
अब हमारे पास किसी पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास हमने लिखा एग्जाम्पल कोई भी एक, कि जैसे हमने लिखा कि इंटीग्रेबल फाइंड द इंटीग्रल 0 to 1 i x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर dz, इस एफ जेड का along टू द पाथ। अब हमारे पास पाथ, पहला पाथ ले लिए, along टू द स्ट्रेट लाइन, along टू द स्ट्रेट लाइन, किस पॉइंट से किस पॉइंट पे, हमारे पास दो पॉइंट हैं। हमने कहा z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 प्लस आई। दूसरा कह रहा है फिर इसी फंक्शन को हमारे पास along टू द रियल एक्सिस। अब हमारे पास जैसे ये पॉइंट की बात करें तो हमारे पास फंक्शन z इक्वल टू 0, ये आपका 0 है, 1 प्लस आई का मतलब हुआ 1 1, ये पॉइंट 1 प्लस आई। इस along टू द स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब हुआ इस लाइन के along इंटीग्रेशन करना है, किसका, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का इस लाइन के इंटीग्रल। अगर उन्होंने कहा नहीं ऐसे, ये पहला था। दूसरा, अगर यहां से इस पॉइंट पे जाने के लिए हम along टू द रियल एक्सिस, फिर along टू द इमेजिनरी एक्सिस, अगर हम इस पाथ के along यानी कि z इक्वल टू 0, ये हमारे पास पॉइंट 0 था ओ, ये आपका पॉइंट ए बी, हमने पॉइंट ये था हमारे पास 1 0, ये पॉइंट हमारा 1 1। अगर हम इस पाथ के अलॉन्ग 1 1 का मतलब हुआ 1 प्लस आई, इस पॉइंट का हम अलॉन्ग टू द एक्स एक्सिस फिर अलॉन्ग टू द वाई एक्सिस, दो अलग अलग पाथ के अलॉन्ग हम जा रहे हैं तो उसके इंटीग्रल की वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर पाथ इंडिपेंडेंट है फंक्शन, अगर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो किसी भी पाथ के अलॉन्ग जाएंगे वैल्यू सेम आएगी। अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगी। अब हम बात करते हैं इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन था इंटीग्रल ओवर 0 टू 1 प्लस आई एक्स माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर dz। रीजन हमारे पास यही पॉइंट है 0 और ये है 1 प्लस आई। अब इस पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रल करना है तो इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, ये हमारे पास अगर हम इक्वेशन बनाएं दिस इज y इक्वल टू एक्स। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो 2.00 से दूसरा पॉइंट है 1 1, इसके बीच में जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालो। इक्वेशन हमारे पास आई y इक्वल टू एक्स, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई, तो dz इक्वल टू dx प्लस आई डी आई, वेयर x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स। हमें इस पाथ के अलॉन्ग जाना है तो पुट y इक्वल टू एक्स, देन z इक्वल टू एक्स प्लस आई एक्स 1 प्लस आई एक्स, तो dz की वैल्यू हो गई 1 प्लस आई dx। तो इंटीग्रल ओवर c वैल्यू आई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस आई एक्स स्क्वायर dz की वैल्यू हुई 1 प्लस आई dx। इस फंक्शन में 1 प्लस आई इंटीग्रल ओवर, अब हमारे पास x की लिमिट देखेंगे। x हमारे पास यहाँ 0 था, यहाँ पे x की वैल्यू 1, लिमिट 0 टू 1 आई एक्स स्क्वायर dx, यानी कि हमारे पास आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई बाहर आ गया, 0 टू 1, इसका इंटीग्रेशन आपका हो गया x³ 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू आई -1। ये हमारे पास along टू था 0 टू 1 प्लस आई के बीच का इस पाथ के अलॉन्ग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट, अगर इसी में हम along टू द एक्स एक्सिस जाएं फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इसी पॉइंट तक जाने के लिए पहले हमने इस पाथ का इस्तेमाल किया, फिर यहाँ पे z इक्वल टू 0 था,
यहाँ पे z इक्वल टू 1 0, यहाँ पे z इक्वल टू 1 1। सेम फंक्शन का इंटीग्रल ओवर c x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर dz, z इक्वल टू x प्लस आई। अब हमारे पास पहले इस कर्व के अलॉन्ग मान लेते हैं ये c1 ये c, इंटीग्रल ओवर c1 x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर dz प्लस इंटीग्रल ओवर c2 x माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर dz। जैसे अगर हम इसको पॉइंट O A B, कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखे हैं along to OA fz dz प्लस AB इस बात के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमारे पास OA फंक्शन की वैल्यू है। अब हम इस पाथ के अलॉन्ग OA जा रहे हैं, यानी कि 0 to 1। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 1। जब ये y इक्वल टू 0, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू c y इक्वल टू 0 along टू द OA, यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू x, इसका मतलब हुआ dz इक्वल टू dx। यहाँ पे आपकी वैल्यू हो गई x प्लस आई एक्स स्क्वायर dx प्लस AB में हमारे पास वैल्यू सेम x माइनस वाई आई, यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस वाई प्लस आई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, x इक्वल टू 1 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो dz की वैल्यू हो गई 1 प्लस वाई आई वाई, z इक्वल टू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, तो dz की वैल्यू हो गई 10 आई dy आई dy। इसमें हमें लिमिट y की देनी है, यहाँ पे लिमिट x की है। x की लिमिट यहाँ 0 से 1 वेरी कर रहा है, x प्लस आई एक्स स्क्वायर प्लस AB में हमारे पास y का वेरिएशन 0 से 1 में है, 0 to 1 1 माइनस वाई प्लस आई dy। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसकी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आई एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू हो जाएगी y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस आई वाई, लिमिट 0 to 1 आई आपका बाहर आ गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 प्लस 1/3 आई, 0 पे पूरी वैल्यू 0 प्लस आई, यहाँ पे 1 माइनस 1/2 प्लस आई, वाई रखेंगे 0 माइनस 0 प्लस 0, टोटल सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हो गई 1/2 प्लस i/3 प्लस आई माइनस i/2 माइनस 1। सॉल्व कर लीजिए, 1/2 माइनस 1, इसकी वैल्यू हो गई माइनस 1/2। इन तीनों को सम करेंगे, यानी कि 1 प्लस 1/3 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 1 i/3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 5i/6 टोटल। तो पहला हमने इस पाथ के अलॉन्ग सीधे स्ट्रेट लाइन पे गए, इसकी वैल्यू ये आई, इस पाथ के अलॉन्ग आए तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आई, यानी कि पाथ पे जिस फंक्शन की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। सेम तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल करना चाहें कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है इंटीग्रल ओवर c f z dz, अगर फंक्शन कुछ भी हो पाथ,
तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि पाथ डिपेंडेंट होगा या पाथ इंडिपेंडेंट होगा फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन पे उस पाथ के अलावा जो भी हमारे पास वैल्यू दी गई है, जैसे हमने दूसरा एग्जांपल कि अगर 0 to 1 प्लस आई फंक्शन हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई dz। पहला हमने कहा y इक्वल टू एक्स, इस पाथ के अलावा इंटीग्रेशन करना है। दूसरा हमने दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके अलावा इंटीग्रेशन करना है। या तीसरा x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस पाथ के अलावा। अब हमारे पास जाना 0 से 1 पाई है, लेकिन हमने पाथ अलग अलग चूज किया। जैसे पहला y इक्वल टू एक्स, यानी कि z इक्वल टू 0 से 1 प्लस आई, इस पाथ के अलावा। या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये वाला पाथ हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि ये वाला पाथ। अब हम जिस पाथ के अलावा जाएंगे उसकी वैल्यू वैसे आएगी। जैसे पहला हमें करना है इंटीग्रल ओवर c एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई dz। हमारे पास है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स पाथ हमने क्या है along द पाथ y इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास z की वैल्यू हो गई x प्लस आई एक्स, यानी कि 1 प्लस आई एक्स। तो dz की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आई dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई इक्वल टू एक्स, dz की वैल्यू हो गई 1 प्लस आई dx। अब हमारे पास 1 प्लस आई इंटीग्रल लिमिट हमारे पास x की कहाँ से कहाँ वेरी की है 0 to 1, इसकी वैल्यू हो गई एक्स क्यूब बाई 3 माइनस आई एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट हमारे पास हो गई 0 to 1। वैल्यू 1/3 माइनस आई बाई 2, ये आपका along टू द y इक्वल टू एक्स। दूसरा अगर हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाथ लिया तो z की वैल्यू हो जाएगी x प्लस आई वाई। तो dz की वैल्यू हो गई x प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज z। तो dz की वैल्यू हो गई, ये हो गई dx प्लस आई 2x dx, यानी कि dz की वैल्यू हो गई 1 प्लस आई 2x dx। तो इंटीग्रल की वैल्यू हो गई c y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dz की वैल्यू हो गई 1 प्लस आई 2x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करीजिए, x का आपका इक्वेशन आ जाएगा इंटीग्रल ओवर c। फंक्शन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू प्लस, ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर 2x क्यूब। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म, इससे मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास आई 2x क्यूब आई स्क्वायर इक्वल टू प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू -1 दिस प्लस। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट आपकी हो जाएगी 0 to 1, जो आए आंसर। सिमिलरली x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसके अलॉन्ग जाओगे तो तीसरा आंसर आएगा। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अलोंग टू द पाथ, हमारे पास पाथ पे डिपेंड करेगा। जो भी पाथ रहेगा उसके हिसाब से हमारे पास dz आएगा। dz को हम सबसे पहले उसको चाहे x में चाहे y में कन्वर्ट करके उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में अब हमारे पास दूसरा टर्म है अलोंग टू द रीजन, इंटीग्रेशन अलोंग टू द
सिंपली कनेक्टेड रीजन। सबसे पहले सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है? अलोंग टू द सिंपली कनेक्टेड रीजन में पहले तो अलोंग टू द पाथ हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब आते हैं सिंपली कनेक्ट अलोंग टू द सिंपली कनेक्टेड रीजन। किसी कनेक्टेड रीजन में किसी फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं पहला। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है? कोई भी रीजन दो तरीके के हो गए, सिंपली या सिंपली कनेक्टेड रीजन। पहला सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या है? A connected region is said to be simply connected if all interior point on closed curve C drawn in the region D are the path of the region D। सिंपली कनेक्टेड रीजन का मतलब हुआ जैसे हमारे पास कोई भी कर्व है, ये रीजन हमारे पास सिंपली कनेक्टेड, इनके किन्हीं दो पॉइंट को हम आपस में मिलाएं तो जो उसका सारे पॉइंट्स उसी डोमेन में उसी रीजन में अगर लाई करते हैं तो उसको कहते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन। अगर किन्हीं दो पॉइंट को मिलाते हैं और वो उस रीजन में नहीं आता है, कोई भी एक पाथ नहीं मिले, जैसे हमने ये रीजन ले लिया तो इसमें देखिए ये पॉइंट लिखे हैं तो ये कर्व को कट करेगा, यानी कि ये मल्टी कनेक्टेड रीजन है सिंपली कनेक्टेड। अगर हम इसको कट क्रॉस कर दें तो ये सिंपली कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये रीजन है, ये आप मल्टी कनेक्टेड रीजन, ये आपका हो गया सिंपली कनेक्टेड रीजन, ये भी आपका हो गया सिंपली कनेक्टेड रीजन। एक कनेक्टेड रीजन, ये सिंपली कनेक्टेड रीजन, कोई भी रीजन हो, एनी रीजन, a connected region is said to be simply connected if all interior point of a closed curve C draw in region D। अगर ये कोई भी रीजन D है तो इन्हीं दो पॉइंट के बीच का इसके मिलाने वाले जितने भी इंटीरियर पॉइंट हैं उस पॉइंट रीजन में बिलोंग करने चाहिए, तो हम कहेंगे सिंपली कनेक्टेड रीजन। अदरवाइज मल्टी कनेक्टेड रीजन इज बाउंडेड बाय मोर देन वन कर्व। अगर मल्टी कनेक्टेड रीजन का मतलब क्या हुआ? अगर ये एक से